नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ए के राय। जैसा कि हम लोगों की निबंध की कार्यशाला कल से चल रही है और कल हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। और पूरा लेक्चर होने के बाद मैंने ये कहा था कि जिन तकनीकों का निबंध लेखन की जिन तकनीकों का हमने उल्लेख किया उसको हम कैसे किसी निबंध पे अप्लाई करें, आज वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और उन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत जिनका हमने कल वर्णन किया था, उन्हीं बिंदुओं से हम अपने इस निबंध के इस शीर्षक के बिंदु निकालेंगे और निबंध को फ्रेम करेंगे। दोस्तों, ये जो कार्यशाला चल रही है ये अभी आने वाली परीक्षा आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, 10 दिवसीय कार्यशाला। लेकिन आगे चल कर के हम एक बड़ा पैकेज लेकर आएंगे, लगभग 40 दिनों की निबंध की विशेष कक्षा लेकर के हम आएंगे, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग निबंधों को डील करना बताएंगे। और वो 40 निबंध ऐसे नहीं होंगे कि आप केवल उन्हीं निबंधों को डील कर पाएंगे। उस पूरी कार्यशाला को देखने के बाद आप किसी भी विषय को अपने हिसाब से एक निबंध के रूप में डील कर पाएंगे, उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। कल हमने देखा था निबंध क्या है, निबंध का क्या अर्थ होता है, निबंध की क्या उपयोगिता है, निबंध कैसे लिखा जाए, निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, एक अच्छे निबंध की फ्रेमिंग कैसे की जाए, निबंध के बिंदु कैसे खोजे जाएं और निबंधों में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। आज हम उन बिंदुओं को खोजने, निबंध के जिन बिंदुओं को हम खोजेंगे, उसके लिए जो मैंने तकनीक बताई थी उसको हम अप्लाई करेंगे और इस शीर्षक साहित्य, समाज और नैतिक मूल्य, इसके बिंदु खोजेंगे, फ्रेम करेंगे और एक अच्छा निबंध लिखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, निबंध के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है भूमिका, दूसरा पार्ट होता है मुख्य विषय वस्तु, और तीसरा भाग होता है उपसंहार या निष्कर्ष। अब आप देखिए कि जब हम भूमिका की बात कर रहे होते हैं तो पूरे निबंध का अधिकतम 10% भाग हमें देना है। जब हम मुख्य विषय वस्तु की बात कर रहे होते हैं तो पूरे निबंध, चाहे वो शब्द सीमा की बात हो चाहे समय की बात हो, हम उतना ही समय देंगे। पूरे निबंध का हम 80% भाग, 75 से 80% भाग देंगे और उपसंहार के लिए भी हम जितना भूमिका के लिए रखे हैं उतना ही हम इसके लिए भी रखेंगे, मतलब 10%। मतलब कि अगर 600 शब्दों का निबंध है तो 50-60 शब्द यहाँ, 50-60 शब्द यहाँ और बाकी 500 शब्द में आप ये चीज़ वर्णित करेंगे। इस दौरान आपको ध्यान देना पड़ेगा निबंध के दौरान कि आपको कंसाइज रहना है। सबसे पहले तो आप कोई भी निबंध आता है तो पहले निबंध के जो आपके पास ऑप्शन है, आप उन सारे ऑप्शंस को देखिए और मन में सोचिए कि किस विषय पर आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। सपोज डेट आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आए और आपने इस निबंध को चुन लिया। निबंध को जब चुन लिया तो आप विषय के अर्थ को समझें कि विषय में क्या कहा जा रहा है, ये क्या जानना चाह रहा है। आइए डील करने की कोशिश करते हैं। साहित्य, समाज और नैतिक मूल्य। तो साहित्य क्या है, समाज क्या है, नैतिकता क्या होती है, मूल्य क्या होता है और नैतिक मूल्य क्या होता है, ये जानेंगे। और इस पूरे के पूरे टॉपिक को एक साथ मिलाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है, हम इसमें क्या बताएं, ये हमसे क्या डील करवाना चाह रहा है। इस बात को खुद से पूछें कि साहित्य, समाज और नैतिक मूल्य,
तो समाज की प्रकृति क्या होती है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़, अब आपके पास इतने पदबंध हैं, साहित्य एक अलग पद है, समाज एक अलग पदबंध है और नैतिक मूल्य एक अलग पदबंध है। अब आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को पकड़ना है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, और वो आप देखेंगे वो है समाज। जब आपने समाज पकड़ लिया तो अब समाज की प्रकृति के बारे में सोचिए कि समाज की प्रकृति क्या होती है। समाज की प्रकृति स्थिर होती है या गतिशील होती है। जब आप देखेंगे, जब आप इस प्रकृति को पकड़ लेंगे, उस मूल पद की अगर कोई संज्ञा है या तो अगर आप उस मूल संज्ञा के प्रकृति को पकड़ लेंगे तो बाकी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी समझने के लिए। मतलब समाज अगर परिवर्तनशील है तो साहित्य भी परिवर्तनशील होगा, क्योंकि आपको पता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो साहित्य में होगा, जो समाज में होगा वो साहित्य में होगा। तो समाज अगर परिवर्तनशील है तो आपका साहित्य भी परिवर्तनशील है। और ये नैतिक मूल्य जो होते हैं वो समाज सापेक्षी होते हैं। कोई भी नैतिक मूल्य समाज निरपेक्ष नहीं होता है। मूल ये है, इसका मतलब कि आपको एक परंपरा दिखानी है, बदलते हुए समाज के अनुसार कैसे हमारे नैतिक मूल्य बदले हैं और कैसे हमारे साहित्यिक मूल्य बदले हैं और कैसे हमारा साहित्य बदला है। अब आपके पास दिमाग में एक स्थिर अर्थ आ गया इस विषय का कि हमें समाज को विशेष केंद्र में रखते हुए बदलते हुए समाज में बदलते हुए नैतिक मूल्य और उन नैतिक मूल्यों का साहित्य में किस तरीके से प्रतिफलन हो रहा है, इसे दिखाना है। इतनी चीज क्लियर हो गई। जो मैंने सबसे पहली बात कही थी आपको, भूमिका, जब मैंने 7 कार्य बताए थे आपको, तो उस कार्य में सबसे पहला था विषय को सही ढंग से समझना। कई बार दिक्कत क्या होती है कि आपने देखा शीर्षक में कामा, हाइफेन, इन सब का ही महत्व होता है। आपने यहाँ कामा देखा, यहाँ पे संयोजक चिन्ह और देखा। अब आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें मुख्य क्या होगा, साहित्य होगा कि समाज होगा कि नैतिक मूल्य होगा। इस पर जब आप सोच लेंगे और अच्छे ढंग से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मुख्य हमारा समाज है, कि कोई भी चीज समाज से निरपेक्ष होकर के नहीं रह सकती। जब आप ये सोच लेते हैं तो आपके लिए पूरा का पूरा निबंध के शीर्षक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, जब हम बिंदुओं की खोज शुरू करते हैं। बिंदुओं की खोज शुरू कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी फ्रेमिंग करेंगे, उसकी रूपरेखा बनाएंगे। और रूपरेखा इस तरीके से बनाएंगे, पहले भूमिका देंगे, फिर विषय वस्तु देंगे, फिर उपसंहार देंगे। और भूमिका में हमें क्या लिखना है वो हम बात करेंगे, मुख्य विषय वस्तु में हम क्या लिखेंगे वो बात करेंगे, और उपसंहार में क्या लिखेंगे वो बात करेंगे। मुख्य विषय वस्तु में हमने जो दूसरा हमारा जो कार्य है, मूल बिंदुओं की खोज करना। जो हम बिंदुओं की खोज किए रहेंगे रफ वर्क करते हुए, उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे कि कैसे हम इसको सेट करें। मूल बिंदु के मैंने कुछ आपको तरीके बताए थे। एक तरीका तो मैंने ये बताया था, पहला तरीका यही था कि आप भूमिका लिखने के बाद आप इन शब्दों को तोड़ना शुरू करें। हर पदबंध का अलग अलग, हर पद का अलग अलग अर्थ, जो अर्थान्वयन की प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दें। तो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आएगा, साहित्य। पहला पदबंध है साहित्य क्या है। हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं ताकि हम अगले उस पर चल सके और हम बता पाए। आपके पास साहित्य, अर्थान्वयन की प्रक्रिया। मैं पहला तरीका बता रहा हूं, बिंदु खोजने का पहला तरीका, ध्यान रखिएगा कि निबंध के बिंदु आप कैसे खोजें। पहला तरीका अर्थान्वयन की प्रक्रिया। अर्थान्वयन में आप कैसे करेंगे, मैंने बताया था हर शब्द के अर्थ का अन्वय करना, हर जो पद है उसके अर्थ का अन्वय करना, उसके अर्थ को समझना। तो पहला पद है आपका साहित्य। तो आप साहित्य को परिभाषित कर दीजिए, साहित्यस्य भावम इति साहित्यम, जिसमें सब कुछ समाहित हो वह साहित्य है। ये किसकी व्युत्पत्ति परक अर्थ है, लेकिन परिभाषात्मक रूप से आप हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल की एक परिभाषा ले सकते हैं और लगभग सर्वमान्य परिभाषा है वो।
उस परिभाषा के आलोक में आप साहित्य को विश्लेषित कर दीजिए। आप यहाँ पे कोटेशन, चूंकि देखिए ये जो निबंध है वो साहित्य से रिलेटेड है और साहित्य में आपको पुष्टिकरण के लिए साहित्य के उदाहरणों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अमूर्त विषय हम डील कर रहे हैं। हमने कल आपसे बात किया था कि निबंध के दो प्रकार होते हैं, एक मूर्त विषय, एक अमूर्त विषय। ये जो विषय है साहित्य, नैतिक मूल्य, ये जो विषय हैं ये आपके अमूर्त विषय हैं। कोई कॉन्क्रीट सब्जेक्ट नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स का, कोई ज्योग्राफी का या कोई पोल साइंस का, कोई हिस्ट्री का ये मैटर नहीं है। ये कॉन्क्रीट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो अब जब आप एब्स्ट्रैक्ट विषयों को डील करें तो उनकी अवधारणा को समझने की कोशिश करें। तो साहित्य क्या है? मैंने कहा था निबंधों में आप उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं, कोटेशंस का प्रयोग कर सकते हैं, परिभाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, महान व्यक्तियों की बातों का उल्लेख कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम साहित्य की बात करेंगे तो हम एक परिभाषा दे देते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल ने कहा साहित्य क्या है? जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, ये होती है साहित्य। मतलब साहित्य क्या है? जनता, ध्यान दीजिएगा, जनता में एक सामान्य बोध है। मतलब साहित्य केवल विशिष्ट व्यक्तियों की चित्तवृत्तियों का समूह नहीं होता है, जनता की, सामान्य लोगों की, हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उस सभी जनता की एक खास चित्तवृत्ति बन जाती है किसी काल में। चित्तवृत्ति मतलब जैसा सोचना है, जैसा समझना है, जैसा भाव है, जैसा व्यवहार है, एक खास किस्म की मनोवृत्ति बनती चली जाती है, चित्तवृत्ति बनती चली जाती है। चित्त मतलब आपका हृदय, वृत्ति मतलब व्यवहार। चित्त का जो व्यवहार हो, अपने हृदय का जो व्यवहार हो, तो जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, संचित प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का विशेषण है संचित। प्रतिबिंब मतलब जैसा जनता सोचती है उसका प्रतिबिंब साहित्य है। और जनता कहाँ रहती है? समाज में रहती है। तो समाज में जो चीजें घट रही हैं, सामान्य जनता के बीच में जो घट रही हैं, उनका एकीकृत रूप ही हमें साहित्य में दिखाई देता है। ठीक। अब जब आप ये जान जाते हैं कि साहित्य जनता के संचित चित्तवृत्तियों अर्थात समाज में रहने वाली जनता के मन के भावनाओं का एकीकृत रूपायन होती है, निक्षेपण होता है, तो इसका मतलब कि जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति बदलेगी वैसे वैसे साहित्य भी बदलेगा। मतलब समाज में जैसे जैसे बदलाव होगा, जनता की चित्तवृत्तियों में बदलाव होगा और वैसे ही साहित्य में भी बदलाव होगा। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर दीजिए, एक पैराग्राफ या एक पैराग्राफ का एक बिंदु। दूसरा बिंदु हम लेते हैं समाज। अब यहां भी एक परिभाषा से शुरू कर सकते हैं, समाज क्या होता है। फिर एक परिभाषा ले लीजिए आप, मैकाइवर एंड पेज, आप बहुत बचपन से जानते होंगे। मैकाइवर एंड पेज की समाज के विषय में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर एंड पेज का कहना है, इस तरीके से लिखिएगा कि समाज के विषय में मैकाइवर एंड पेज का कहना है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। इसकी फिर व्याख्या कर दीजिए, समाज सामाजिक संबंधों का जाल अर्थात किसी समाज में रहने वाला हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। हम जैसे जिस समाज में रहते हैं, सपोज दैट हमारे गांव का एक समाज है और अफ्रीका के किसी देश, किसी आदिवासी कबीले का एक व्यक्ति अगर हमारे समाज में आएगा तो उस कबीले के व्यक्ति का समाज हमारा समाज नहीं होगा, क्योंकि हम एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ पे हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। लेकिन अमेरिका का, अफ्रीकी जनजाति का कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसका जो समाज होगा वहाँ होगा, मेरा जो समाज होगा यहाँ होगा। अर्थात जब ये कहा जाएगा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो आप इसकी व्याख्या कर देंगे कि अर्थात किसी समाज में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है और यह आपसी जुड़ाव ही उस समुदाय को समाज में
तब्दील करता है या उस झुंड को समाज में तब्दील करता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे जो तमाम व्यक्ति हैं, लेकिन वो भीड़ है, वो समाज नहीं है आपका, क्योंकि आप जुड़े हुए नहीं हैं भीड़ के किसी भी व्यक्ति से आप जुड़े हुए नहीं हैं। वो एक झुंड है। झुंड समाज में तभी बदलेगा जब उसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से संबद्ध होंगे। अब इसी को आप और ज़्यादा डिफाइन करना चाहें, अपने विषय को कुछ चीज़ें इसमें इंगित करना चाहें कि और इस तरीके से पढ़ा सकते हैं कि हर समाज की एक मूलभूत इकाई होती है जिसे परिवार नाम दिया जाता है, और परिवार के दो ही मुख्य सदस्य होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। अर्थात किसी परिवार के जो अनिवार्य घटक हैं स्त्री और पुरुष, अगर उनके संबंधों की संरचना को हम बदल दें तो पूरे के पूरे सामाजिक संरचना में एक बदलाव हमें दिखाई देने लगता है। और जब इस सामाजिक संरचना में बदलाव दिखाई देगा तो वो हमारे दूसरे रूपों को भी प्रभावित करेगा। वो हमारी धार्मिक मान्यताओं को भी प्रभावित कर सकता है, वो हमारी राजनीतिक चेतना को भी प्रभावित कर सकता है, वो हमारी सामाजिक चेतना को तो प्रभावित कर रहा है, वो हमारे नैतिक मानदंडों को भी प्रभावित कर सकता है। ये कैसे प्रभावित होगा, हम इसको आगे चल करके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से समाज में स्त्री पुरुषों के बीच में जो आपसी बदलाव होते हैं, संबंधों को लेकर जो आपसी बदलाव होते हैं, वह मानदंडों को, वह नैतिक मूल्यों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो आपने इस तरीके से समाज को डिस्कस कर दिया। अब आप उसके बाद नैतिक मूल्य पर आ जाइए। आप इसको ज़्यादा इलेबोरेट करना चाहते हैं तो पहले नैतिकता की व्याख्या कर दीजिए कि नैतिकता क्या है, फिर व्याख्या कर दीजिए कि मूल्य क्या है। तो पता है आपको नैतिकता क्या होता है? नैतिकता मूलतः नीति शब्द से बना है। इस तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, नैतिकता मूलतः नीति शब्द से बना है, और नीति शब्द नी धातु से बना है, यन प्रत्यय जोड़ करके, तीन प्रत्यय जोड़ करके नीति हो गई। नी का मतलब होता है ले जाना, वहन करना, अर्थात ऐसे नीति, ऐसे नियम, समाज के ऐसे नियम जो उस समाज को आगे बढ़ाते हों, उस समाज की प्रगति में सहायक होते हैं। तो ये समाज केवल समाज ही नहीं है बल्कि उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों को भी आगे बढ़ाते हैं। अर्थात नीति एक तरह का नियम होता है। अब जब आप नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता क्या होती है उसको भी देख लें आप, फिर हम बात करेंगे। आप चाहें तो जैसे आपको मैं एक बात बता रहा हूं और याद करने लायक चीज़ है, काफ़ी आसान हो जाता है इसे डील करना। आप सारे विषयों को, जिन जिन विषयों पर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, कुछ मूल मुद्दे होते हैं, समाज है, साहित्य है, नैतिकता है, आपका विज्ञान है, अंतरिक्ष है, या शिक्षा है, स्त्री है, राजनीति है, आतंकवाद है। ऐसे आप देखेंगे कि सारे जो आपके निबंध आ रहे हैं वह इन्हीं विषयों को इर्द गिर्द छू रहे हैं। वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण है, आर्थिक साम्राज्यवाद है, ऐसे ही विषय आपके आ रहे हैं निबंधों में। तो आप एक काम कीजिए कि हर विषय से रिलेटेड 2-4 सूक्तियाँ, 2-4 कविताएं, 2-4 कोटेशंस आप याद कर लें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आमतौर पे हम लोग ये सोचते हैं कि हम किसी के नाम का उल्लेख करें और अपने से कोई कोटेशन लिख मारें, परीक्षक को क्या पता कि ये किसकी बात है। ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि परीक्षक जो होता है वो हम लोगों से कम जो एक लिखने वाला एक अभ्यर्थी है उससे तो ज़्यादा ही पढ़ा लिखा होगा, तभी यूपीएससी और यूपीपीएससी उसको बुला रही है परीक्षा आपकी कॉपी चेक करने के लिए। तो ये बेईमानी, ये ब्लफ नहीं करना चाहिए, हमें उन्हीं उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। या तो आप राइटर्स का नाम ही उल्लिखित न करें, सीधे सूक्ति ही दे दें, और अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, इसको लेकर टेंशन ना पालिए कि हमने सूक्ति नहीं लिखी, हमने कोटेशंस नहीं लिखा। कोटेशंस और सूक्ति जरूरी होता है वो आपके नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन इतना भी अनिवार्य नहीं होता कि वो आपके नंबर को एकदम घटा दे, और ब्लफ तो नहीं करना चाहिए। तो पहला काम ये कीजिए कि आप हर विषय पर 2 से 4 सूक्तियाँ याद कर लें, कोटेशंस याद कर लें, इंग्लिश के हो, संस्कृत के हो, हिंदी के हो, कुछ भी चलेगा, कोई शेर हो, कोई शायरी हो, ठीक है। जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे तो हम लोगों के पास विज्ञान पे 2-3 कोटेशंस तैयार रहते थे। आपको भी मालूम होगा दिनकर की वो कविता, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार,
इस तरह की कविता। उसी में एक शेर हम लोग पढ़ा करते थे, जहाँ जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी लज्जत न तेरी सी बू है। तो ऐसी कोटेशंस आप याद रखें तो आपको जोड़ने में बड़ा आसानी होगा। तो अब जैसे आप मान लीजिए नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, और नैतिक मूल्य आपके निबंधों में आ ही आ रहा है, कभी शिक्षा और नैतिक मूल्य, कभी समाज और नैतिक मूल्य, कभी साहित्य और नैतिक मूल्य, कभी समाज साहित्य और राजनीति एक त्रिकोण, इसमें भी नैतिकता घुसी हुई है। तो जब आप नैतिकता की बात करें तो नैतिकता पे एक दो कोटेशंस आपके पास रहें। जैसे अब हम यहाँ पे नैतिकता की बात कर रहे होते हैं, तो नैतिकता में भी आप मैकाइवर एवं पेज की एक परिभाषा है, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, उसको इंगित कर सकते हैं कि नैतिकता एक व्यवस्था है जिसके तहत व्यक्ति अच्छे और बुरे का ज्ञान अपने अंतःकरण में प्राप्त करता है। छोटी सी परिभाषा है, मतलब कि नैतिकता आपके अंतःकरण की चीज है और ये आपके नीरक्षीर विवेक को निर्धारित करती है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन इसमें एक चीज आप अपने से जोड़ेंगे कि ये अंतःकरण में जो भाव उठ रहे हैं उसको प्रेरित करने का काम समाज का है, क्योंकि यह समाज ही निर्धारित करता है कि हम इस समाज को अच्छे ढंग से चलाने के लिए किन किन नियमों की ज़रूरत होती है, और वही नियम नैतिकता के रूप में समाज के सदस्यों को अभिप्रेरित किया जाता है सीखने के लिए। और पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो सीखने की प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी अप्रत्यक्ष रूप से होना शुरू हो जाती है तो हमारे अंतःकरण की चेतना का प्रतिबिंब बन जाती है। जैसे किसी ने कहा होगा सदा सत्य बोलो, और सच बोलना हमारे लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हम इतना सीखते रहे कि आज हमारे लिए वो नैतिकता का मानदंड बन गया है। अब आपने नैतिकता, फिर मूल्य क्या होता है इसको भी आप डिफाइन कर लें। मूल्य आमतौर पे कीमत, दाम हम इस तरीके से लेते हैं, लेकिन एथिक्स में आकर के जब हम बात करते हैं, समाज के संदर्भ में बात करते हैं, तो एक वैल्यू के रूप में, अंग्रेजी शब्द वैल्यू के रूपांतरण के रूप में आता है, और कहा जाता है कि ऐसी कोई भी चीज वैल्यू या मूल्य बन सकती है जो जीवन को आगे बढ़ाती है और सुरक्षित रखती है। जब हम इन दोनों पदबंधों को जोड़ देते हैं नैतिक मूल्य, तो सीधा सा मतलब हमारी जो अंतः प्रज्ञा है, हमारी जो अंतः चेतना है, जो समाज के विकास में, व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और यह बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक तरीके से समाज के लिए प्रकाश स्तंभ का जो काम करती है वही नैतिक मूल्य है। तो सीधा सा मतलब है कि नैतिक मूल्य हमेशा उच्च आदर्शों को प्राप्त करेंगे, और ये एक अमूर्त अवधारणा है। नैतिक मूल्य एक अमूर्त अवधारणा है और ये हमेशा उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहती है, और ये आदर्श वो होते हैं जो किसी समाज को गति प्रदान करते हैं, किसी समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इतनी चीज आपने स्पष्ट कर दिया, मतलब कि समाज मूल है, उस समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं। उन्हीं नियमों को समाज व्यक्ति के अंतःकरण में प्रतिस्थापित कर देता है और अपनी चेतना से, अपनी अंतर चेतना से व्यक्ति महसूस करने लगता है कि यह चीज़ अच्छी है और यह चीज़ बुरी है। जो चीज़ अच्छी है वही उसके नैतिक मूल्य बन जाते हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, कृतज्ञता, परोपकार, दया भावना। बचपन से हम लोग कहानियों के रूप में, नैतिक शिक्षा के रूप में, अपने दादा दादी के द्वारा, अपने नाना नानी के द्वारा अनेक रूपों में, कहावतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा सुनते हैं, बुनते हैं, गढ़ते हैं, और मन में हमारे स्थापित होता चला जाता है कि ये महान मानवीय मूल्य हैं, ये महान नैतिक मूल्य हैं, जो चिरंतन काल से मानव सभ्यता को एक गाइडलाइन दे रहे हैं, मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। कभी भी किसी साहित्य में किसी व्यक्ति के द्वारा निम्न गुणों को, जो हमारे ऐसे गुण हैं जो अवगुणों की श्रेणी में आते हैं, उनको कभी प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। तो अब आपने साहित्य क्या है ये बता दिया, समाज क्या है ये बता दिया है, नैतिकता को अलग परिभाषित कर दिया, मूल्य को अलग परिभाषित कर दिया, और इन दोनों को जोड़कर अलग परिभाषित कर दिया। ठीक, जो मैंने आपको कहा था तोड़ तोड़ करके समझने की बात, पहला तरीका मैंने बताया था। अब आप इसमें इसी पैटर्न पे और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब आप इन तीनों के आपसी सामंजस्य को बता सकते हैं कि समाज, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे समाज बदलेगा, जैसे समाज अपने अंदर बदलाव करेगा,
वैसे नैतिक मूल्य भी बदल जाएंगे, और यही नैतिक मूल्य कैसे कैसे बदल रहे हैं वो हमारे समाज में, हमारे साहित्य में दिखाई देने लगता है। तो इन तीनों का आपसी कोरिलेशन भी आप समझा देंगे। फिर आप बताएंगे कि ये बदलाव कैसे हो रहे हैं, मतलब आप जो जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो नैतिक मूल्य हैं वो कैसे बदले हुए हैं। हमारा ईश्वर के प्रति वैल्यूज़, ईश्वर के प्रति हमारा जो नैतिक दृष्टिकोण है, या भक्ति के प्रति, या नारियों के प्रति, या शूद्रों के प्रति, या जो हमारी जो इटर्नल वैल्यूज़ जिसको बोलते हैं, सार्वकालिक चिरंतन मूल्य बोलते हैं, ईमानदारी, सच्चाई, कृतज्ञता, परोपकार, दया भावना, क्या ऐसे वैल्यूज़ भी बदले हैं, और बदले हैं तो किन कारणों से बदले हैं? अगर बदले हैं ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये बदलाव कहीं ना कहीं समाज में हुए बदलाव को प्रतिरूपित कर रहा है। तो समाज में अगर ये बदलाव हुआ है तो कोई ना कोई कारण होगा जो बदला है, हमें उन कारणों की भी खोज करनी चाहिए। जब आप ऐसे देखेंगे तो आप देखेंगे ढेर सारे पॉइंट्स आपके पास बनते चले जा रहे हैं। तो जब आपने इस तरीके से कर लिया, दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप 6 ककार याद रखें। 6 ककार मैंने बताया था आपको, ये मैं बिंदु खोज रहा हूं आपको। बिंदु जब आपको मिल जाएंगे तो उनको कैसे सेट करना है ये हम रूपरेखा निर्माण के दौरान देखेंगे। छह ककार हैं क्या? कौन? कब? कहाँ? क्यों? और कैसे? आप इसको रफ पे लिख लीजिए। तो मैंने कहा था कि जब आप इन तीनों, एक और तरीका मैंने बताया था अलग अलग एस्पेक्ट्स खोजना, आयामों की खोज। तीन तरीका मैंने बताया था बिंदु खोजने के। पहला अर्थान्वयन की प्रक्रिया, दूसरे 6 ककार, और तीसरा आयामों की खोज। तो आयामों की खोज मैंने बताया था, हो सकता है सामाजिक आयाम इसके हो, राजनीतिक आयाम हो, ऐतिहासिक आयाम हो, सांस्कृतिक आयाम हो, आर्थिक आयाम हो, वैश्विक आयाम हो, सामरिक आयाम हो, ढेर सारे आयाम हो सकते हैं। तो पहले आप इनके आधार पर देख लीजिए। कभी कभी ऐसा होगा कि जो आप वहां भी निकाले हैं वही चीज़ आपको यहाँ मिले, वही चीज़ यहाँ भी मिले। जैसे कैसे? आपने क्या, सबसे पहला प्रश्न क्या, तो क्या किस विषय में हम बात कर रहे हैं? तो आप पूछेंगे समाज क्या है, साहित्य क्या है, और नैतिक मूल्य क्या है। वही जो मैंने अर्थान्वयन की प्रक्रिया बताई थी वो आपका मिल गया सब। ठीक, आपके ये बिंदु क्लियर हो गए। पहले तरीके में जो चीज़ थी वही यहाँ की क्या है, कौन, किसके विषय में आप बात कर रहे हैं। तो आप समाज के घटकों के बारे में बात कर रहे हैं, समाज के जो घटक होते हैं, और मैंने आपको शुरू में ही बताया कौन से घटक हैं। समाज की मूल इकाई है परिवार, और परिवार के दो ही मूल घटक हैं, वो हैं स्त्री और पुरुष। तो आप स्त्री पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। आप विभिन्न नैतिक मानदंडों की बात कर रहे हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। अर्थात जो मान लीजिए कि सच्चाई है, परोपकारी है, सच्चाई है, ईमानदारी है, परोपकार है, ईश्वरीय नैतिकता है, भक्ति भावना है, ये सब नैतिक मूल्य हैं। क्योंकि ईश्वरीय तत्व या ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण भी हमारे नैतिक मानदंडों को निर्धारित करता है, हमारे नैतिक मूल्यों को निर्धारित करता है। बात करेंगे इस पर हम। इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कौन कौन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। कब, हम जब इस बिंदु को देखते हैं तो कब प्रश्न करते ही आप इस प्रश्न पर, इस साहित्य, समाज और नैतिक मूल्य, सामने प्रश्न कीजिए कब, कब घटित होता है, कब घटित होता है। तो आपने प्रक्रिया में ही देखा कि समाज, आपने शुरू में ही देखा कि समाज परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तित होता है। उसका एक आदिकाल या प्राचीन काल रहा होगा, फिर उसका मध्यकाल रहा होगा, फिर उसका आधुनिक काल रहा होगा,
और जैसे जैसे समाज बदला होगा वैसे वैसे नैतिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ होगा और उसी हिसाब से साहित्य भी बदला होगा। साहित्य भी एक समय प्राचीन कालीन साहित्य रहा होगा, फिर मध्यकालीन साहित्य रहा होगा, फिर आधुनिकालीन साहित्य रहा होगा। तो अब आपने देख लिया कब, मतलब इसका ऐतिहासिक विवेचन, आपने इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की खोज की। ठीक, तो आपका ये बिंदु मिल गया, ये बिंदु मिल गया, ये बिंदु मिल गया। कहाँ, आप कहाँ के परिदृश्य में इसकी आलोचना करना चाह रहे हैं? अपने गांव में, अपने समाज में, अपने देश में, या वैश्विक स्तर पे? तो सिंपली हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम अपने देश के बारे में बात करेंगे, मतलब भारतीय समाज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम भारतीय समाज और साहित्य की बात करेंगे, भारतीय समाज और उसके साहित्य की बात करेंगे और उसमें उपलब्ध नैतिक मूल्य की बात करेंगे। ठीक है, भारतीय समाज रहेगा, भारतीय साहित्य रहेगा, भारतीय नैतिक मूल्य रहेंगे। हम विदेशी मूल्यों की बात नहीं करेंगे, हम विदेशी साहित्य की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सीधा कॉन्सेप्ट हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। जब भूमिका लिखेंगे, भूमिका में ही आप इस तरीके से बातें शुरू करेंगे ताकि लग जाए कि आप किसी वैदेशिक परिप्रेक्ष्य को नहीं उल्लिखित कर रहे हैं। कुछ इटर्नल वैल्यूज होते हैं जो सार्वकालिक होते हैं, सार्वदेशिक होते हैं, सभी जगहों पर एक समान माने जाते हैं। जैसे माँ के प्रति जो बच्चे का प्यार है वो हर जगह, हर देश में, हर काल में, हर समय में, हर प्राणियों में एक समान रहेगा। एक माँ अपने बच्चे को, एक मनुष्य योनि में माँ अपने बच्चे को जितना प्यार करेगी, वो पशु योनि की माँ भी अपने बच्चे को उतना ही प्यार करेगी। तो एक इटर्नल वैल्यू है, उसको आप देश काल परिस्थिति और योनि से जोड़कर नहीं देख सकते। तो कुछ वैल्यूज होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे हम यहाँ भारतीय समाज की बात कर रहे होते हैं। जब भारतीय समाज की बात करेंगे तो भारतीय साहित्य की बात करेंगे और भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों की बात करेंगे। ये भी पॉइंट मिल गया। क्यों? अब यहाँ प्रश्न क्या है, क्यों? हमने शुरू में ही कहा कि आप मूल बिंदु पकड़िए, समाज की जो मूल प्रकृति है, समाज की मूल प्रकृति परिवर्तनशील है। मतलब अब जब आपने ये देख लिया कि समाज की मूल प्रकृति परिवर्तनशील है, तो फिर प्रश्न उठता है कि ये परिवर्तनशीलता क्यों है, समाज क्यों बदलता है, नैतिक मूल्य क्यों बदलता है, साहित्य क्यों बदलता है। साहित्य क्यों बदलता है वो आपकी परिभाषा में ही आपने उल्लिखित कर दिया है कि जैसे जैसे समाज बदलेगा वैसे वैसे साहित्य बदलेगा। तो समाज में बदलाव क्यों आता है? समाज जब सरल रहता है तो उसकी जो संरचना होती है वो सरल होती है, लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ता है उसकी संरचना जटिल होती चली जाती है, और जैसे समाज बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें बदलाव आएंगे, उसकी संरचनाएं जटिल होती चली जाएंगी। और इस जटिल संरचना को संभाले रखने के लिए समाज अपने भीतर बदलाव करता है, अपने नियमों में बदलाव करता है। ठीक है, जैसे एक आदिम कबीलाई समाज, जो पूरा पाषाणकालीन समाज था, उसमें स्त्री पुरुष संबंध नैतिक मानदंडों के आधार पर नहीं हुआ करते थे। वो एक पशुवत व्यवहार करते थे। एक पुरुष, एक झुंड है, उसमें एक स्त्री पूरे पुरुषों की स्त्री हो सकती है और एक पुरुष उस समूह की सारी स्त्रियों का पति हो सकता है। लेकिन बाद में ये सरल समाज की संरचना थी, लेकिन जब वो झुंड बड़े होते गए और टकराव की स्थिति पैदा होने लगी, स्त्री पर अधिकार की प्रवृत्ति पैदा होने लगी, दो पुरुष एक स्त्री पर, एक ही समय में दो पुरुष अगर एक स्त्री के लिए लड़ने लगे तो एक टकराव की स्थिति पैदा हुई। तब समाज ने ये महसूस किया कि इस टकराव को टालने के लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, और शायद वहीं से परिवार व्यवस्था शुरू हुई हो, वहीं से विवाह व्यवस्था शुरू हुई हो, वहीं से एक पति और एक पत्नी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ हो। ये एक जटिल होती हुई समाज की संरचनागत बदलाव ऐसे होता है। तो ये क्यों होता है, इस पर हम बात करेंगे कि साहित्य क्यों बदला, समाज की वजह से। समाज क्यों बदला? स्त्री पुरुष की बदलाव की वजह से। परिवार में जो स्त्री पुरुष दो घटक हैं उनके आपसी रिश्तों में बदलाव ला दीजिए, समाज में बदलाव आ जाएगा। और फिर हम बताएंगे कि ये कैसे बदला। कैसे बदला? दो तरीके से। समाज कैसे बदला, अब इसको इस तरीके से आप रूपायित कर सकते हैं। आदिम कबीलाई समाज, फिर ग्रामीण समाज, शहरी समाज, जैसे जैसे विकास होता है, पाषाणकालीन समाज, वैदिक कालीन समाज, और हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, फिर प्राचीन समाज, मध्यकालीन समाज, आधुनिक समाज। और दूसरा, हम इन तीनों विषयों के आपसी जोड़ को बता सकते हैं कि जो समाज
साहित्य और नैतिक मूल्य हैं, वो तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इसकी व्याख्या भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप इन प्रश्नों को कर रहे होते हैं तो दिमाग को खुला छोड़िए, आने दीजिए। क्या आपने किया? तो आप क्या में उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, उसकी व्याख्या बता रहे हैं, हो सकता है क्या में कुछ और प्रश्न भी जो मिल जाए आपको, कुछ और उत्तर भी मिल जाए। इसी तरह से जैसे हम कैसे बात करते हैं, तो समाज में कैसे बदलाव आया, एक एस्पेक्ट से हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट उस पूरे टॉपिक को लेकर हम कर सकते हैं कि ये समाज, साहित्य और नैतिक मूल्य कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट हैं। तो हम इन तीनों का कोरिलेशन भी इस कैसे वाले उदाहरण में दिखा सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके पास एक भरपूर मैटर उपलब्ध हो गया है। ये सब अभी आप रफ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, इसके सामाजिक डायमेंशंस को खोजिए। समाज है तो सामाजिक डायमेंशंस मिलेंगे ही, सामाजिक कारक मिलेंगे। राजनीतिक कारक खोज लीजिए अगर मिल सकता है तो। कोई जरूरी नहीं कि सारे कारक मिले, आपको कुछ ही कारक मिलेंगे। नैतिक मूल्यों में बदलाव के जो क्या सामाजिक कारक हो सकते हैं, तो समाज, स्त्री पुरुष, फिर मैं वहीं पे आऊँगा। समाज, स्त्री पुरुष में बदलाव, समाज में बदलाव, नैतिक मूल्यों में बदलाव, साहित्य में बदलाव। राजनीतिक कारण, क्या राजनीतिक परिदृश्य या राजनीतिक आयाम इसका कुछ बन सकता है? बन सकता है, खोजेंगे तो जरूर मिलेगा आपको। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। जब आपने इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात की तो पूरे के पूरे आपने प्रक्रियागत बदलाव को दिखाया, तो वो ऐतिहासिक बदलाव में आ गया। सांस्कृतिक बदलाव, निश्चित रूप से नीति का संबंध, नैतिक मूल्य का संबंध सीधे संस्कृति से है, क्योंकि संस्कृति जीवंत तत्वों के वर्तमान प्रवाह को कहते हैं। तो कुछ ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो आदिकाल में भी थे, जो प्राचीन काल में भी थे, मध्यकाल में भी थे, आज भी हैं। तो हमारा एक सांस्कृतिक आयाम है उसका। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं तीनों तरीकों में सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ गुथी हुई हैं। बस आपको उन गुथी हुई चीज़ों को अलग करना है। जैसे प्याज होता है, प्याज के जैसे आप छिलके उतारते हैं एक एक करके, उसी तरीके से इनको लीजिए और एक एक करके ऐसे ऐसे उतारते चले जाइए, ढेर सारे बिंदु आपको मिलते चले जाएंगे। तो अब आपने देखा कि आपके पास मैटर हो गया। अब आपको इनको बिंदुवार लिखना है। आपके इस फ्रेम पे फिर आ जाएंगे कि आप कैसे कैसे अब लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले भूमिका। भूमिका के लिए आपके पास है 60 से 70 शब्द। 60 से 70 शब्द मतलब 6 से 7 लाइन। एक पंक्ति में करीब आप 10 पेज 10 शब्द लिखते हैं, तो 60 से 70 शब्द, 60 से 70 शब्द, 7 लाइन आपको पूरा करना है। तो अच्छा तो होता है कि इसे आप मोरल स्टोरी से शुरू करें। जब आपने नैतिक मूल्यों की बात की है तो किसी नैतिक शिक्षा पर कहानी से शुरू करें। लेकिन ये हमारे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि कोई कहानी इतनी लंबी हो सकती है जो 1 पेज ले ले आपका, 1.5 पेज ले ले। तो आप जब सारी शब्द सीमा इसी में झोंक देंगे, भूमिका में ही, तो बाकी जगहों पे आप कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने बताया था कि निबंधों में आप व्यक्तिपरक होते हैं और आपका व्यक्तित्व छलक करके सामने आता है, और थोड़ा मनोरंजक, मतलब मनोरंजक इन द सेंस कि परीक्षक को बांधे रखना है आपको, विषय के स्तर को हल्का भी नहीं होने देना है। तो बेहतर है कि आप दोनों चीज़ों को कैसे सामंजस्य बनाएंगे? तो आप इसमें किसी कविता का प्रयोग करिए, किसी सूक्ति का प्रयोग कीजिए, किसी श्लोक का प्रयोग कीजिए, किसी कहावत का, किसी कहानी का, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। कहानी का अवकाश इसलिए नहीं क्योंकि समय शब्द आपके पास कम है यहाँ पे। तो हम किसी इंग्लिश के प्रोवर्ब से शुरू कर सकते हैं, हिंदी के प्रोवर्ब से शुरू कर सकते हैं, किसी हिंदी की कविता से शुरू कर सकते हैं, किसी संस्कृत के श्लोक से शुरू कर सकते हैं। अब जैसे मुझे जो शुरू करना हो, तो नैतिक मूल्य, हमारे संस्कृत साहित्य में नैतिक मूल्यों से संबंधित सूक्तियों की भरमार है। नीति शतक लिखा गया, नीति संबंधी बातों के लिए एक नीति शतक ही लिख दिया गया। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सुभाषितानी, अच्छी अच्छी बातों का संकलन, अच्छी अच्छी श्लोकों का संकलन, जिसमें तमाम नैतिक शिक्षा पर बातें दी हुई हैं। मैं अगर शुरू करूँगा तो किसी संस्कृत के ऋचा से, किसी वैदिक सूक्त से, किसी श्लोक से शुरू करूँगा। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, या सहना नवतौ सहना भुनक्तौ। अब इसमें जो बात कही जा रही है, और सबसे बेहतर तो है आप अगर आपको शांति पाठ याद हो तो, क्योंकि शांति पाठ में शायद ही कोई ऐसा तत्व छूटा हुआ है जिसके शांति की कामना न की गई है।
ओम द्यौः शांति अंतरिक्षर्थः शांति पृथिवी शांति रापः शांति औषध्यः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वेर्थः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। अब आप देखिए इसमें द्यौ आकाश की शांति की कामना, अंतरिक्ष की शांति की कामना, जल की शांति की कामना, ब्रह्म की शांति की कामना, विश्वदेव की शांति की कामना, क्या छूटा हुआ, वनस्पतियों की शांति की कामना, औषधियों की शांति की कामना, कुछ भी तो नहीं छूटा। इस चराचर जगत में जो कुछ भी हो सकता है सबके शांति की कामना, और अंत में जाते जाते ब्रह्म की भी शांति की कामना, ब्रह्म शांति। तो आप इसको लिखित करके ये कह सकते हैं, जैसे आपने वो लिखित कर दिया शांति पाठ, उसका अर्थ दे दिया आपने, ठीक है। अब अर्थ देने के बाद आप कह सकते हैं कि हमारे सनातन भारतीय संस्कृति में इतना बड़ा नैतिक आयाम, इतना बड़ा नैतिक मूल्य स्थापित है कि वह न केवल इस जगत के दृश्य और अदृश्य चीज़ों की बल्कि ब्रह्मांड भर के शांति की कामना करता है। यह नैतिक मूल्य सामान्य रूप में उपलब्ध होने वाला मूल्य नहीं है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया के तहत मानव सभ्यता को उपलब्ध होने वाला नैतिक मूल्य है। इसके लिए समाज की सोच को बड़ा होना पड़ेगा। अगर समाज पर नैतिक मूल्य आश्रित होता है तो इतने बड़े नैतिक मूल्य को पाने के लिए समाज की सोच को भी व्यापक होना पड़ रहा होगा। अर्थात हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति एक विराट मानसिकता के साथ, विराट सामाजिक भावना के साथ शुरू से कार्यरत रही है, और आज भी हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति के मूल्य हमारे मार्गदर्शक का काम करते हैं। अब आप देखिए, आपने एक भूमिका बनाई, एक अच्छी भूमिका बना लिया आपने उसमें समाज को भी जोड़ दिया, नैतिक मूल्य को भी जोड़ दिया, और शांति पाठ आपने संस्कृत में लिखा तो अपने आप वो संस्कृत साहित्य का अंग है। साहित्य नहीं समझाए, लेकिन साहित्य से सीधे आपने उदाहरण लिया। देखिए, जब आप इस चीज की बात कर रहे होते हैं तो साहित्य से आपको उदाहरण लेने पड़ेंगे समझाने के लिए। इन दोनों की व्याख्या करनी है और इसके माध्यम से सिद्ध करना है। सिंपल सी चीज। हो सकता है आपके पास मैटर बहुत ज्यादा हो जाए, जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपके पास मैटर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो उनको कंसाइज कर लीजिएगा। तो इसका काम है सिद्ध करना इनके विश्लेषण को, इनके आपसी रिश्ते को। भूमिका लिख लिया आपने, एक अच्छी, आप देखिए 50, 60, 70 शब्दों में आपकी भूमिका तैयार हो गई। शांति पाठ दिया, अर्थ दिया, सनातन संस्कृति के चिरंतन मूल्य को व्याख्यायित कर दिया, ठीक है। आपने भूमिका में जैसे शांति पाठ दी, अब आप शांति पाठ ही नहीं दे सकते हैं, आप कोई संस्कृत का ऐसा श्लोक दे सकते हैं जिसमें नैतिक बातें कही गई हों, या इस तरीके से कल्याण की कामना कही गई हो। और ढेर सारे आपको मालूम है, मुझे सब लोग जानते हैं, ओम सहना नवतौ सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै, सबकी बातें, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप जब पूजा पाठ करते हैं तो जब हवन हो रहा होता है तो संकल्प के साथ स्वस्ति वाचन होता है, ओम द्यौः जैसे स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, या भद्रम कर्णेभिः श्रोणयामः, मतलब भद्र, अच्छी चीज़ें देखना, हमारे कान अच्छी चीज़ें सुने, हमारी आंखें अच्छी चीज़ें देखें। तो ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसका अर्थ दे सकते हैं और उसको अपने सनातन संस्कृति के चिरंतन नैतिक मूल्यों से जोड़ सकते हैं। ये आपकी भूमिका तैयार होगी। अब आते हैं मुख्य विषय वस्तु में। मुख्य विषय वस्तु, मैंने कहा कि मुख्य विषय वस्तु में आप पंक्तियां ही ऐसे शुरू करें कि निबंध में प्रवेश करने के पहले या इस विषय को अच्छे ढंग से परखने के पहले हम ये जान लें कि इन शब्दों का पारिभाषिक अर्थ क्या है। ये लिखने के बाद तुरंत आप पॉइंट्स डालना, पॉइंट्स मतलब पैराग्राफ में ही इंगित करते चलिए कि साहित्य क्या है। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। और जैसे जैसे साहित्य में जैसे जैसे समाज में बदलाव होता है, उसी तरीके से जनता के संचित चित्तवृत्तियों में बदलाव होता है, और वही बदलाव हमें साहित्य में दिखाई देता है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आप उन बिंदुओं को रखेंगे, साहित्य को रख देंगे, फिर बताएंगे समाज क्या होता है, फिर नैतिक मूल्य क्या होता है। तो अब देखिए, इन तीनों चीज़ों को आपने यहाँ पे जोड़ दिया,
ठीक, पहला पॉइंट्स हो गया आपका कि आपने शब्दों का शब्दार्थन्वयन अर्थान्वयन कर लिया। ठीक है, अर्थान्वयन कंप्लीट हो गया, आपके पास एक पैराग्राफ आ गया। उसके बाद आप दिखाइए कि इन दोनों का आपसी सहसंबंध। देखिए, समाज अगर है तभी साहित्य है, मतलब साहित्य समाज पर आश्रित होता है। समाज यहां है, साहित्य यहां है। दूसरी तरफ नैतिक मूल्य, समाज है तभी नैतिक मूल्य है, बिना इस समाज के इस नैतिक मूल्य का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इनके आपसी कोरिलेशन को, समाज है तो ही साहित्य है और तभी नैतिक मूल्य है। ठीक, इनके आपसी कोरिलेशन को बता दीजिए कि जैसे जैसे समाज में बदलाव होगा वैसे वैसे नैतिक मूल्य भी बदलते चले जाएंगे, क्योंकि आपने अर्थान्वयन के द्वारा समाज, साहित्य और नैतिक मूल्य को स्पष्ट कर दिया है। अब आप इन तीनों के आपसी कोरिलेशन को बताइए कि जैसे जैसे समाज बदलेगा वैसे वैसे नैतिक मूल्यों में बदलाव होगा, और साहित्य इसी बदलते हुए समाज और नैतिक मूल्य को अपने में दिखाता है। जो यहाँ बदलाव होते हैं वही साहित्य में निक्षेपित होता है। तो ये आपसी कोरिलेशन आपने बता दिया, एक पैराग्राफ आपका ये बन गया। अब आप तीसरे बिंदु को ले सकते हैं। तीसरा बिंदु आपका हो जाएगा कि समाज, साहित्य, नैतिक मूल्य के प्रकार। नैतिक मूल्य, मैंने आपको बताया कि नैतिक मूल्य वो नियम या वो व्यवस्था होती है जो किसी समाज, वो नियम या वो व्यवस्था, वो क्या कहते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स जो किसी समाज और उस समाज में रहने वाले व्यक्ति के उन्नयन के लिए अनिवार्य होता है, वो एक दिशा निर्देश का काम करता है। ठीक है, दिनकर ने इसी बात को इस तरीके से कहा कि जो मूल्य होते हैं वो आचरण से संबंधित होते हैं, और वे मान्यताएं या वे परंपराएं जिन्हें मार्गदर्शक ज्योति मान करके कार्य या व्यवहार किया जाता है वही मूल्य कहलाते हैं। तो नैतिक मूल्य दो तरह के हो सकते हैं। कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो उस समाज के द्वारा व्यवहृत किए जाते हैं लेकिन बाद में भी व्यवहृत किए जाने लगते हैं, और उनकी मारकता या उनकी प्रभुविष्णुता इतनी अधिक होती है कि वो सभी काल के समाज के लिए, सभी काल के व्यक्तियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारा समाज जो है वह एक क्या कहते हैं, एक पाषाणकालीन समाज था, एक आदिम समाज था। उस आदिम समाज में पेट भरने के लिए आदमी सब काम करता था। उस पेट भरने के दौरान उसके पास कृषि की कोई व्यवस्था तो थी नहीं, वह अधिकतर शिकार और आखेट करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करता था। जैसा आप सबको भी मालूम है कि कभी ऐसा हुआ होगा कि उसको कुत्तों की वजह से बड़ी राहत मिली होगी। कुत्ता भी एक जानवर है, लेकिन आदमियों ने सारे जानवरों को तो मारा लेकिन कुत्ते को पालतू बनाना शुरू कर दिया, और वो पालतूपन इसलिए ताकि उसके शिकार में वह मदद करता है और उसके घर की सुरक्षा करता था वो कुत्ता, और बदले में वो कुत्ता धीरे धीरे फैमिली के मेंबर जैसा होने लगा। वो एक सामाजिक, या कह लीजिए एक सामाजिक कारण था मनुष्य और कुत्ते के बीच के आपसी रिलेशन के डेवलपमेंट का। मनुष्य के लिए कुत्ता जरूरी था उस समय। अब देखिए, हमारे आने वाले उन लोगों ने सोचा होगा, समझा होगा कि इसको एक वैल्यू के रूप में स्थापित किया जाए। इस दोनों मनुष्य और कुत्ते, मतलब मनुष्य और पशु के इस कोरिलेशंस को एक नीति के एक नैतिक मूल्य के तौर पे स्थापित किया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में हमेशा इन दोनों का आपसी संबंध बना रहे। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपके घर में खाना बनता है तो कौरा निकाला जाता है, पहला कौरा गाय का और अंतिम कौरा कुत्ता का। गाय भी इसीलिए, जब मनुष्य थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, कबीलाई समाज से आगे बढ़ करके जब वो पशुपालन किया होगा, तो उसने देखा होगा कि गाय एक ऐसा जानवर है जो हमारे लिए हर तरह से उपयोगी है। उसका दूध हमारे खान पान के काम आता है, उसके बछड़े होंगे तो हमारे हल की जुताई में काम आएंगे,
अगर वो बछिया को जन्म दिया तो फिर से वो गाय के रूप में बनेगी और फिर हमें दूध और बछड़े देगी। तो जितने ज़्यादा बछड़े होंगे उतने ज़्यादा बैल होंगे, उतनी ही ज़्यादा भूमि की हम जुताई कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा हम अन्न पैदा कर पाएंगे। तो उनके इस आर्थिक पहलू ने उसको एक एथिक्स के साथ जोड़ दिया। और आज भी गाय हमारी माता है और गौ के प्रति हमारे हिंदू धर्म की कितनी श्रद्धा है ये किसी से छिपा हुआ है नहीं। तो जो कौरा का एक एथिक्स है, कौरा का जो एक वैल्यू है, कौरा वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ता है। तो कुछ मूल्य ऐसे हैं जो कभी पहले स्थापित हुए होंगे अपने तत्कालीन समाज को चलाने के लिए, लेकिन आज भी वो उसी तरीके से हमारे साथ चल रहे हैं। मतलब कुछ चिरंतन वैल्यू हो गए, चिरंतन मूल्य हो गए, ठीक है। इनको सार्वकालिक मूल्य भी हम कह सकते हैं। और कुछ ऐसे मूल्य हैं जो तात्कालिक थे। अर्थात समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए हो गए होंगे जो उस समय के समाज के लिए बेहतर रहे होंगे, उस समय के समाज की व्यवस्था के लिए बेहतर रहे होंगे। लेकिन धीरे 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 उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई, लेकिन रूढ़ि के तौर पे वो प्रचलित रह गए। तो आज उनकी उपादेयता उतनी नहीं है। जैसे सपोज है कि हम पर्दा प्रथा की बात करें। पर्दा प्रथा, आप लोगों को पता है पर्दा प्रथा के आगमन खासकर इस्लाम के आगमन के साथ माना जाता है। वो एक तरीके से पर्दा प्रथा सुरक्षा के भाव के साथ था। हमें इस्लाम के आगमन के पहले भारत में कहीं पर्दा प्रथा जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है। पर्दा प्रथा की शुरुआत इस्लाम के आगमन के साथ होती है। उसके एक अपने एक राजनीतिक और डर का मनोविज्ञान था कि हमारी मतलब इस्लामी आक्रमणकारी आते थे, उनकी निगाहें कहाँ कहाँ रहती थी, तो अपने बहू बेटियों को बचाने के लिए या उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको ढक तोप कर रखा जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो घर की डेहरी में कैद होने लगी, धीरे धीरे अपने शरीर को पूरा ढक करके रखने लगी। धीरे 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 प्रथा के तौर ये एक परंपरा थी, ये एक व्यवस्था थी। उस समय समाज अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता था, अपनी महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे ये विकसित होते हुए एक परंपरा का रूप ले लेती हैं। और आज अगर कोई पर्दा प्रथा की बात करता है या पर्दे की बात करता है तो एक रूढ़ी की बात, उसको कहा जाता है कि ये बहुत रूढ़िवादी है। उस समय वो नैतिकता रही होगी। और देखिए, जब मैं नैतिकता की बात करता हूं तो नैतिकता समाज प्रेरित और व्यक्ति व्यवहारित होती है। समाज प्रेरणा देता है और व्यक्ति वैसा व्यवहार करता है, ठीक। अब समाज ने प्रेरणा दी होगी पर्दा प्रथा की, अगर हम पर्दा प्रथा का उदाहरण लें तो समाज ने प्रेरणा दी होगी व्यक्तियों को, महिलाओं को, कि अपने आप को सुरक्षित रखना है या महिलाओं को सुरक्षित रखना है, वो इस तरह करना चाहिए। अब इस पीढ़ी ने तो उस डर को देखा तो उसने वैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अगली पीढ़ी ने उस डर को नहीं देखा है, लेकिन पिछली पीढ़ी चाहती है कि उसकी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे, उसकी जो बेटियां जन्म ले रही हैं वो सुरक्षित रहें। तो उन्होंने धीरे धीरे उनको संस्कार देना शुरू किया। उनको वो नई बच्ची जानती नहीं है कि वो डर कैसा था, लेकिन पिछली पीढ़ी उस डर से गुजर चुकी और चाहती है कि वो जो अगली पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे। तो बचपन से उसको संस्कार देना शुरू करती है कि लड़की का ये धर्म होता है कि एक समय के बाद वो घर से बाहर ना निकले, जब भी चले तो सर झुका करके चले। ये लज्जा स्त्री का आभूषण होता है। देखिए कि ये एक वैल्यू बन जाती है धीरे धीरे कि लज्जा ही स्त्री का आभूषण है। अब ये जो मोरालिटी, जो मोरल कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाने लगा बच्चियों में, वो धीरे 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 उनके भीतर जड़ जमा लेता है और धीरे 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 उनकी प्रज्ञा का अंग बन जाता है, उनकी अंतः प्रेरणा बन जाती है। एक बच्ची जब थोड़ी सी बड़ी होती है, अगल बगल देख करके वो समझने लगती है नहीं मुझे ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। तो वह एक तात्कालिक मूल्य था, तात्कालिक नैतिक मूल्य था। लेकिन समाज बदला, समाज के साथ वो स्थितियां खत्म हो गई। तो वो स्थितियां खत्म हो गई, लेकिन वो जो एथिक्स डेवलप, जो नीति, जो नैतिक मूल्य डेवलप किया गया वो नहीं खत्म हुआ। तो बाद के समाज में वो नैतिक मूल्य अप्रासंगिक होते चले गए और जो चीज़ अप्रासंगिक हो जाती है वह रूढ़ि का रूप ले लेती है। और रूढ़िवादिता किसी भी समाज के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता या नहीं होता।
तो आप इस तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से मूल्य हो सकते हैं, इनको कहीं कुछ लिख सकते हैं चिरंतन मूल्यों में क्या क्या, जैसे ईमानदारी है, जैसे सच्चाई है। हम तमाम कहानियों के द्वारा ये सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं कि ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है, सच्चाई बहुत बड़ा गुण है, परोपकार बहुत बड़ा गुण है। परोपकार जैसे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम। ठीक है, दूसरों पर उपकार करना सबसे बड़ा, दूसरों के लिए उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। ये हम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, 18 पुराण में और व्यास के, महर्षि वेद व्यास के यही 2 वचन हैं। ये एक हमारी नीति शास्त्र के एक सूक्ति में या श्लोक में हमें ये चीज दी गई कि ये बहुत बड़ा वर्च्यू, बहुत बड़ा मूल्य है हमारे जीवन का। सच्चाई, राजा हरिश्चंद्र की कहानियां सुनाई जाती हैं। दानवीरता, राजा कर्ण की कहानी सुनाई जाती है। तो इस तरीके से जो एथिक्स हैं वो 2 तरह के, जो नैतिक मूल्य वो 2 तरह के हैं, चिरंतन और तात्कालिक। आपने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नैतिक नियम जो होते हैं, चौथे बिंदु पर आते हैं। जैसे मैंने कहा सच्चाई, सच्चाई एक हमारा नैतिक मूल्य है। लेकिन नैतिक मूल्य हमेशा आपकी, मैंने शुरू में कहा था कि नैतिक मूल्य आपके निर्भीर विवेक को निर्धारित करता है। आपकी अंतः प्रज्ञा कर्माकर्म विवेचन करता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। वह कठोर नियमों से संचालित नहीं होता है। समाज ने अगर कोई नियम बना दिया है, मैंने बताया कि नैतिक मूल्य समाज के द्वारा बनाए गए वो नियम या परंपराएं हैं जिनके द्वारा समाज या व्यक्ति विकास करता है। मूल क्या है? व्यक्ति या समाज का विकास। अगर कोई नियम व्यक्ति या समाज के विकास में अवरोध का काम करता है, लेकिन नियम वहां पे पहले वाला लागू होता है, तो क्या उस नियम को फॉलो करना चाहिए? नहीं। एक उदाहरण समझते हैं। हम एक इसको पॉइंट्स जब आप डाल रहे होंगे, पॉइंट्स मतलब जब आप पैरा बदलेंगे तो पैरा में आप हेडिंग नहीं देंगे, पूरा पैराग्राफ लिखेंगे और मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि ये बिंदु है तो उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, बस इतना ही करेंगे। ध्यान रखिएगा कि निबंध आपको शीर्षक में विभाजित करके हेडिंग डाल करके नहीं लिखना है। सर्वाधिक गलत तरीका और सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव डालने वाला तरीका होता है निबंध लेखन का ये तरीका। आपको पैराग्राफ चेंज करके ही बता देना है कि अब आप मैटर बदल रहे हैं। बस जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपने चौथा पॉइंट्स बनाया कि ये है कि नैतिक मूल्य कठोर नियमों से संचालित नहीं होते हैं। ये मेरे कहने का मतलब था कि नैतिक मूल्य नियम होते हैं समाज के द्वारा बनाया गया, समाज और व्यक्ति के विकास के लिए। कभी कभी ये नियम इस तरीके से हमारे सामने हमारे दुश्मन की तरह खड़े हो जाते हैं। एक नैतिक व्यक्ति के लिए ये जो नियम है वो दुश्मन की तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी अंतः प्रज्ञा कह रही होती है कि इस नियम को नहीं मानना है। एक उदाहरण समझिए। आप कहीं खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि एक गाय दौड़ती हुई चली आ रही है और उसके पीछे 4 लोग उसको मारने के लिए हाथ में हथियार लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। गाय अचानक आपके सामने से बहुत तेजी से भाग जाती है। वो चारों व्यक्ति आपके पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या आपने गाय को देखा? आप एक नैतिक व्यक्ति हैं। अब आप बताइए आपका उत्तर क्या होगा? एक तरफ समाज ने एक नैतिक मूल्य डेवलप कर रखा है कि सदा सच बोलो, हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है, एक वो नियम है। दूसरी तरफ आपके सामने ये समस्या है कि अगर आपने सच बोल दिया तो उस गाय की जान तो गई। अब आप क्या करेंगे? आपके अपने अंतःकरण की सुनेंगे या उस नियम की सुनेंगे? अगर आप सच्चे नैतिक व्यक्ति हैं और नैतिकता को वास्तविक रूप से समझते हैं तो आप अपने अंतःकरण की सुनेंगे, क्योंकि जो अंतःकरण नैतिक मूल्य की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह आपको निर्भीर विवेक पैदा करता है। आपके भीतर कर्म का विचार पैदा करता है कि क्या करनी है और क्या अकरणी है। जो करनी है, जो आपकी अंतः प्रज्ञा बोलेगी, वही करनी है। आप उस समय कहेंगे कि अगर मैंने सच बता दिया तो एक जीव तो गया, अर्थात आप उस समय झूठ बोलेंगे।
लेकिन झूठ बोलना कहीं से नैतिक नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि बदले में आपने दूसरे नैतिक नियम को, दूसरे नैतिक मूल्य को स्थापित किया है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा महत्वपूर्ण होता है। जीवों पर दया करो, सदा सच बोलो, जीवों पर दया करो। अब जब दो चीज कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे तो वह ऑब्वियस है कि जीवों पर दया करो ज्यादा बड़ा वैल्यू बन करके सामने आएगा। तो एक बिंदु आप इस तरीके से इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब उन कुछ वैल्यूज की चर्चा कर लें जो हमारे समाज में बदली हुई दिखाई देती हैं, साहित्य में बदली हुई दिखाई देती हैं। देखिए, मैं हर बार आपको किसी न किसी साहित्य से कोरिलेट करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि साहित्य से हमें उसको स्पष्ट करना है। अब हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं जो हमें बदले हुए दिखाई देती हैं समाज में। तो जैसे मान लीजिए कि ईश्वरीय तत्व, हम एक इससे समझने का, अब आप कहेंगे कि ईश्वर कौन सा नैतिक मूल्य है। इसको इस तरह समझिए कि हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है वह ईश्वरोन्मुखी है। शंकर ने कहा ब्रह्मम सर्वम जगन मिथ्या, कि शंकराचार्य का ये प्रसिद्ध वाक्य है कि ब्रह्म ही सत्य है। तो पूरे सत्य को, पूरे जीवन जगत को ईश्वर से ही जोड़कर देखते हैं। तो ईश्वर एक बहुत बड़ा मूल्य है हमारे भारतीय समाज के लिए, और ये चीज हमारे साहित्य में, हमारे समाज में, हमारे आचार व्यवहार में हर जगह दिखाई देता है। हम सुबह उठते हैं तो अपनी हथेलियों को रगड़ करके प्रणाम करते हैं, वो हमारा एक एथिकल वैल्यू, हमारा एक नैतिक मूल्य बन जाता है। हम उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिसको हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं महसूस किया, लेकिन हमें बचपन से बताया गया, हमारे अंदर ये संस्कार रोपे गए कि ईश्वर होता है, वही हमारे कर्म को हमारे कर्म का विवेचन करता है और हमें अच्छे कर्मों का अच्छा फल देता है और हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें दंडित करता है। ये बात हमसे कही गई, हमें समझाया गया, और हम मानते हैं कि ईश्वर सबसे महान है, सबसे शक्तिशाली है, और हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। ये एक मूल्य के तौर पे, एक नैतिक मूल्य के तौर पे हमारे पास स्थापित है। शंकराचार्य ने किया। अब हम थोड़े से साहित्य के बारे में बात करें, साहित्य से हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। मध्यकाल में आकर के जो भक्ति काल का दौर था, वो भक्ति तत्व ही ईश्वर के प्रति आस्था का प्रतीक था, और तुलसी ने, कबीर ने, सूर ने, मीरा ने, जायसी ने, सबने उस ईश्वर की महिमा का गुणगान किया। तुलसी के राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो सभी नैतिक मानदंडों के कले की नैतिकता के मानदंड थे, तुलसी के राम, उनसे बड़ा नैतिकतावादी कोई नहीं हुआ, उनसे बड़ा मर्यादावादी कोई नहीं हुआ। और उस ईश्वर की क्या विशेषता है? वह ईश्वर हमारे सारे संशय को, हमारे सारे दुखों को नष्ट कर देने वाला होता है। ईश्वर पर हमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। ये बात गीता ने कृष्ण में कही, संशयात्मा विनश्यति। ये जो मैं आपको कोटेशन दे रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, ये आपको ऐड करने होंगे। जैसे मान लीजिए ईश्वर तत्व है, तो आप शंकर का वो ब्रह्मम सत्यम वाला उल्लेख कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए गीता का संशयात्मा विनश्यति। इसी में आगे जब जोड़ेंगे आप कि ब्रह्म ही सर्वमान्य, कहा जाता है कि ईश्वर पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए, गीता भी यही कहती है, संशयात्मा विनश्यति। आप जितना ज़्यादा प्रूव कर सकें, ठीक है। फिर आप भक्ति काल में तुलसी को लाइए। तुलसी ने भी यही बात कही अपने राम के संबंध में, जो सबसे बड़े मर्यादावादी हैं। उन्होंने इसी चीज को कहा कि ईश्वर जो हमारे तक संशय का नाश कर देता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावंचारी। जो हमारे संशय रूपी राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, करतारी मतलब हाथ की ताली, सुंदर करतारी है जो संशय रूपी विहग को, संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देता है। राम की कथा मात्र, राम छोड़िए, राम की केवल कथा मात्र इतनी प्रभावशाली है। लेकिन समय बदलता है, आधुनिक दौर शुरू होता है, और कल मैंने आप लोगों को बताया था जो आधुनिकता है उसका प्रबल तत्व है कि वह विज्ञान, ईश्वर की जगह विज्ञान, धर्म की जगह ईश्वर की जगह मानव, ईश्वर की जगह मानव, धर्म की जगह विज्ञान, और आस्था की जगह तर्क को महत्व देने लगता है। ठीक है, इन तीन चीजों
को वो प्रतिस्थापित करता है, केंद्र में लाती है हमारी आधुनिकता। तो आधुनिक काल में आते आते ईश्वर भी ईश्वर नहीं रहा, वो अब धीरे धीरे मानव रूप में आने लगा हमारे सामने। और एक बहुत बड़ा चेंज है, हमारे ईश्वरीय संबंधी नैतिक मानदंडों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। कैसे होता है, अब आप देखिए कि जो तुलसी के राम संशय को उड़ा देने वाले हैं, तुलसी के राम की कथा ही केवल सारे संशयों का नाश करने वाली है। निराला के यहाँ आते आते वही राम संशयग्रस्त हो जाते हैं। निराला ने राम की शक्ति पूजा में लिखा कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। मतलब वो जो स्थिर राघवेंद्र हैं उनके मन में आज संशय उमड़ घुमड़ रहा है, हिला रहा फिर संशय। वह संशय जग नहीं रहा है बल्कि राघवेंद्र को झिझोड़ डाल रहा है। ये वही राघवेंद्र हैं तुलसी के, जिनकी कथा मात्र ही सारे संशयों का नाश कर देती है। तो ईश्वर के संबंध में जो बदलाव हमें दिखाई देता है, ईश्वर की नैतिकता के संबंध में, अब ये बताइए कि हमारी उन सारी नैतिकताओं को कौन संभालेगा? तुलसी के जो नैतिकतावादी राम हैं, जो मर्यादावादी राम हैं, जो हमारे सारे नैतिकता के मानदंड हैं, आज यहाँ निराला के यहाँ आकर के खुद संशयग्रस्त हो गए हैं, वह एक आम आदमी बन गए हैं। तो हमारी नैतिकता को कौन संभालेगा? हमारी आस्था को कौन धारित करेगा? तो ये आप बदलाव देख सकते हैं। और ये बदलाव मैंने बताया कि वो केवल साहित्य का बदलाव नहीं है, वो समाज में आधुनिकता के आने के साथ जो तर्क पद्धति उपस्थित हुई, जो ईश्वर पर प्रश्न करना शुरू कर दिया कि ईश्वर ईश्वर क्यों है, वो मानव क्यों नहीं है, क्योंकि आधुनिकता ने ईश्वर की जगह मानव को केंद्र में रख दिया। मानव को केंद्र में रखते हैं उसने प्रश्न किया कि ईश्वर ईश्वर कैसे है। वो तर्क करना शुरू कर दिया कि ईश्वर ईश्वर कैसे है, ईश्वर मानव क्यों नहीं है। और ये जो मानव अगर हो सकता है तो फिर वह निराला के यहाँ राम मानव के रूप में आना शुरू हो जाते हैं। तो निराला के राम एक वायवी कल्पना नहीं है, वो एक ऐतिहासिक बदलाव के संकेत हैं, या ऐतिहासिक बदलाव का प्रमाण है। ठीक है, उसी तरीके से आप भक्ति तत्व को ले सकते हैं। भक्ति एक बहुत बड़ा नैतिक मूल्य है भक्त के लिए। उसके लिए भक्ति से बड़ा कोई तत्व ही नहीं है। आप इसको इस तरह समझिए, एक उदाहरण से हम एक साहित्यिक उदाहरण लेंगे। मध्यकाल भक्तिकाल के कवि हुए कृष्ण भक्ति शाखा के कुंभन दास। कुंभन दास का समय वही था जो अकबर का समय था, और अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास। तो कुंभन दास का बहुत नाम सुन रखा था अकबर ने, तो उनको अपने दरबार में बुलाया सम्मानित करने के लिए। अब कोई इतना बड़ा मुगलिया सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह किसी को अपने दरबार में बुलाए तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, उसके लिए कितने सम्मान की बात है। लेकिन कुंभन दास एक भक्त थे, एक सच्चे भक्त थे, और भक्त उनके लिए सबसे बड़ा नैतिक मूल्य था। जाते तो हैं, चूंकि बादशाह ने बुलाया है, मना तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब बादशाह के यहाँ पहुंचते हैं और बादशाह पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो एक पद गाते हैं। और पद वो क्या कह रहा था, आप सोचिए कि एक भक्त के लिए जो भक्ति सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है, वह राजा के दरबार में जाने के बाद किस तरीके से पीड़ा अनुभव करता है। और कहते हैं कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। वो एक भक्त का नैतिक मूल्य है जो अपने भक्ति के मूल्य पर किसी भी राजशाही के सम्मान को वरीयता नहीं देता है। ये हमारा उस दौर है, वो एक नैतिक उनकी एक नैतिक उपलब्धि है। लेकिन आज के दौर में अगर आप आज के समय में वैसे भक्ति तत्व की कल्पना करें, भक्ति की नैतिकता की बात करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ निराशा के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तमाम ऐसे मठाधीश आपको दिखाई देते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, उनके मठों में क्या क्या कुकृत्य नहीं होते हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे उल्लिखित कर सकते हैं संकेत मात्र में, कि वह जो तत्व है वह भी बदला। ये जो भक्ति का जो नैतिक मूल्य है वह समाज में एक बदलाव हुआ, और वही समाज में बदलाव इस भक्ति जैसे तत्व में बदलाव दिखाई देता है। साहित्य के माध्यम से आपने पुष्ट कर दिया। अब स्त्री के बारे में भी देख लीजिए। स्त्री के प्रति जो हमारा नैतिक दृष्टिकोण है,
तो अब आप देखिए कि स्त्री के प्रति हमारे नैतिक दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया। हमारे जो पाषाणकालीन समाज या जो आदिम समाज था, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों बराबर थे। उन दोनों को बराबरी का अधिकार था हर तरह से, बल्कि स्त्री प्रधान समाज हुआ करता था। स्त्री ही नेतृत्व किया करती थी। जब हमारी सामाजिक संरचना जब तक सरल थी, तब तक की स्थितियां रहीं। उत्तर वैदिक काल में भी स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार था। और आप लोग थोड़ा सा इतिहास जानते ही होंगे और आप को पता होगा कि स्त्रियों को भी यजन याजन का अधिकार था। स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण करती थी। हाँ, स्त्रियां भी विदुषी हुआ करती थी। उनको भी शादी न करके ब्रह्मवादिनी स्त्रियां जो हुआ करती थी, वो भी एक संतों की तरह जीवन बिता सकती थी और सम्मान की पात्र हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारी सामाजिक संरचनाएं जटिल होती हैं। पितृसत्ता का वर्चस्व समाज पे बढ़ता चला जाता है और इस पितृसत्ता के वर्चस्व की स्थापना ने स्त्री के महत्व को कम करना शुरू किया। ये सामाजिक बदलाव मैं दिखा रहा हूं। कैसे बदलाव हुआ वही मैं बात कर रहा हूं। अब ये पितृसत्तात्मक सोच ने जब कब्जा जमाना शुरू किया तो स्त्रियों को धीरे धीरे घर के भीतर सीमित करना शुरू किया। उनसे कहा कि आपका काम घर के भीतर रहना है, आप गृह स्वामिनी हैं, घर के अंदर आपका नियंत्रण है, घर के बाहर का काम पुरुषों के जिम्मे है। अब घर के बाहर अर्थ की आमदनी घर के बाहर होगी, घर के भीतर होगी नहीं, तो सारे आर्थिक संसाधनों पर पुरुष वर्ग का कब्जा हो गया। स्त्रियां पुरुषों के अधीन आ गई। अब उनको लगता था कि जो पुरुष कहेगा वही उसको करना है। ये प्रक्रिया चलती रही और आपको पता है कि भक्ति काल तक आते आते, खासकर मध्यकाल तक आते आते ये सोच और हावी होने लगती है। प्राचीन काल में ही हम देखें कि किस तरीके से स्त्रियों को उनकी स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर दी गई। प्रसिद्ध कहावत, प्रसिद्ध श्लोक आपको याद होगा, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। मतलब पिता जो होता है वो कौमार्य में स्त्री की रक्षा करता है और युवा अवस्था होने के बाद उसका भर्ता या उसका पति उसकी रक्षा करता है। तो ये स्त्रियों की अपनी स्वतंत्रता के खात्मे की घोषणा थी और स्त्रियां बड़े मन से इसको स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि उनको धीरे धीरे घुट्टी की तरह बात पिलाई जाती है और उनकी एक नैतिक मूल्य बन जाता है। वो नैतिक रूप से ये मान लेती हैं, आत्मिक रूप से मान लेती हैं कि उनका जो अधिकार है वो घर के भीतर है। चौहद्दी के बाहर या घर की डेहरी के बाहर पुरुषों का अधिकार शुरू हो जाता है। भक्ति काल में आकर के स्त्रियों की स्थिति और दयनीय होती है, खास करके बाहरी आक्रमणों के साथ पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी चीज़ें विकसित होने लगती हैं, सती प्रथा जैसी चीज़ें विकसित होने लगती हैं। स्त्रियां धीरे धीरे अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देती हैं और ये अस्तित्व हम देखते हैं कि स्त्रियों की जो दयनीय दशा होती है वह समाज में, साहित्य में बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तुलसी और कबीर के यहाँ भी स्त्रियों की हीन दशा आपको मिल जाएगी। वो खुद, मतलब इतना बड़ा संत कवि, इतना बड़ा भक्त कवि स्त्रियों के विषय में जब बातें कर रहा होता है, जैसे कबीर माना जाता है कि बहुत बड़े संभावी थे, सबको समान दृष्टि से देखते थे, लेकिन स्त्रियों के प्रति वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कह लीजिए कि एक विद्वेषग्रस्त कह लीजिए, बराबरी का भाव न रख पाने की संकीर्ण सोच से ग्रस्त थे। जब वो कहते हैं कि सांप बीछी को मंत्र है, माहुर झारे जात, अब विकट नारी पाले पड़ी, काटी करे जा खात। या जब वो कहते हैं माया महा ठगिनी हम जानी। स्त्री सारे दुर्गुणों का जो पूंजीभूत रूप है वो स्त्री है। और तुलसी बाबा कह रहे होते हैं कि नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नर मरकट की नाई। मतलब अगर पुरुष के अधीन स्त्री है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्त्री के अधीन कोई पुरुष है तो उसकी स्थिति मरकट की तरह हो जाती है, जो उसके इशारे पे नाचता रहता है। ये स्थितियां बनती हैं। लेकिन फिर आधुनिक काल शुरू होता है। मैंने बताया था आधुनिक काल में जो हमारी वैज्ञानिक सोच थी उसने प्रश्न करना शुरू कर दिया कि क्यों स्त्री अंदर रहेगी, पुरुष बाहर रहेगा, स्त्रियों को क्यों वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जब इस पर सार्थक बहस शुरू हुई तो जो स्वतंत्र चेता लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, स्त्रियों को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। और पुनर्जागरण युग में देखते हैं कि स्त्रियों के सुधार के लिए ढेर सारे आंदोलन शुरू होते हैं। बाल विवाह, सती प्रथा खात्मा होता है, बाल विवाह निवारण के लिए ढेर सारे काम किए जाते हैं, विधवा विवाह की शुरुआत होती है, स्त्री शिक्षा के लिए ढेर सारे काम होते हैं, स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारी मुहिम पैदा की जाती है। ये चीज़ केवल समाज में नहीं हो रहा है, अब समाज के साथ साथ
समाज अपने इन जो नैतिक मानदंडों को बदल रहा है, उन नैतिक मानदंडों को साहित्य भी स्पष्ट कर रहा है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामायनी में एक जगह लिखा, इसी पुरुष सत्ता पर चोट करते हुए, कि पुरुषत्व मोह में भूल गए तुम कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। वो बराबरी के संबंध की बात करें, कुछ सत्ता है नारी की, इसको छोड़ करके बाद में जब आप आएंगे समरसता है संबंध बनी, मतलब कोई बड़ा या छोटा नहीं, दोनों का एक समरस भाव है। समानता और समरसता में अंतर होता है। तो उस चीज को वो बता रहे हैं कि समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो पुरुष मानसिकता पर, पुरुष वर्चस्व पर चोट करके एक बराबरी का भाव पैदा कर रहे होते हैं। और ये वही दौर है, ध्यान रखिएगा, जब भारत में गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा जा रहा था और स्त्रियां भी पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हो रही थी। चाहे वो पिकेटिंग करना हो, चाहे जुलूस निकालना हो, चाहे मार्च करना हो, स्त्रियां कहीं भी पीछे नहीं रही। और ऐसी स्त्रियों के उदाहरण आपको मिलेंगे। तो इस आधुनिक समाज ने स्त्रियों के प्रति एक चेतना पैदा की, स्त्रियों के प्रति हमारे नैतिक सोच को बदला, हमारे नैतिक मानदंडों को बदला। अब ये देखिए, कभी चीजें अति में पहुंच जाती हैं। अब इसी सोच ने स्त्रियों को एक विमर्श पैदा किया, स्त्रियों में एक विमर्श पैदा किया, जिसे हम स्त्री विमर्श या नारी विमर्श की संज्ञा देते हैं। अब जिन आधारों पर स्त्रियों का शोषण हुआ करता था, जिन आधारों पर उनके अंदर हीनता बोध उत्पन्न हुआ करता था, उन आधारों को खारिज किया जाने लगा। सही बात है, खारिज किया जाने लगा, खारिज किया भी जाना चाहिए कि केवल आंगिक बनावट के आधार पर उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। सही है, होना चाहिए, ये हमारे सोच में बदलाव, हमारे नैतिक मूल्यों में बदलाव होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक अति ने इस बात को, या उनकी जो ये मांग थी, उसको अति के हद तक पहुंचा दिया। वो अपने ऊपर होने वाले शोषण के अधिकार से मुक्ति की मांग करते करते अपनी देह से मुक्ति की मांग करने लगी। मतलब उनके लिए जो देह था, जो अब तक शोषण का एक क्या कहते हैं सब्जेक्ट बना हुआ था, उससे वो मुक्ति की बात करते करते कब वो अपने देह से मुक्ति की बात करने लगी, यौन मुक्ति की बात करने लगी, ये पता ही नहीं चला। अब आप देखिए किस तरीके से हमारे समाज में ये बदलाव होता है। हम एक बात करें कि स्त्रियों को लेकर के ये जो बात बढ़ी, स्त्रियों के द्वारा खुद ये जो बात बढ़ी, यौन मुक्ति की आकांक्षा, और यौन मुक्ति की आकांक्षा के ढेर सारे उदाहरण आपको साहित्य में मिल जाएंगे। खास करके आज की जो महिला साहित्यकार हैं, जो स्त्री विमर्शकार हैं, उनकी कविताएं, उनके जो रचनाएं पढ़िए, तो आपको लगता है कि केवल आप देखेंगे कि केवल सनसनी पैदा करने के लिए ऐसी रचनाएं आ रही हैं। ऐसे साहित्य और पीत साहित्य में कोई अंतर ही नहीं रह जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी सोच है, कहीं ना कहीं वो स्त्रियों की एक बदलती हुई मानसिकता, बदलती हुई नैतिकता की सोच है जो प्रतिफलित हो रही है। माई बॉडी माई राइट, क्या ये सही है? मेरा देह मेरा अधिकार, क्या ये कोई मानने वाला तर्क है? अगर आप समाज में हैं तो, क्योंकि समाज की परिभाषा ही है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जहां एक दूसरे के साथ सब जुड़े हुए हैं। माई बॉडी माई राइट, आप अपने आप में कोई आइलैंड नहीं है, आप अपने आप में कोई द्वीप नहीं है, आप सबसे जुड़े हुए हैं। आप पर आपके बच्चे का हक होगा, आपके घर परिवार का हक होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक पुरुष पर उसकी पत्नी का हक होगा, उसके बच्चों का हक होगा, उसके पेरेंट्स का हक होगा। तो आप समरसता को भूल करके एक अधिकार, केवल व्यक्तिगत अधिकार की बात करेंगे, तो इस तरीके से एक विध्वंसक परिवर्तन पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे स्त्री के संबंध में बदलती हुई नैतिक दृष्टिकोण को भी परिचालित करती है। इसी तरीके से हम दलित चेतना को भी ले सकते हैं। आपको पता है हमारे भारतीय साहित्य में दलितों के लिए क्या क्या लिखा गया, क्या क्या कहा गया, ढेर सारी बातें, वो सब आप लोग जानते हैं। दलितों को हमेशा चौथे पायदान पर रखा गया। ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त हैं उसके 10वें मंडल में कहा गया कि जो शूद्रों की पैदाइश है वो ब्रह्मा के पैर से हुई है, बाकी ब्राह्मणों के मुख से हुई है, क्षत्रियों की भुजा से हुई है, उधर से वैश्यों को हुई है।
और इनकी पैर से हुई है तो सबसे नीचे उनको रखा गया। फिर बाद में ढेर सारे धर्म ग्रंथों में, साहित्य में लगातार उनको नीचा दिखाया जाने लगा। लेकिन आधुनिकता की शुरुआत ने इनके अंदर भी अपनी चेतना पैदा की और सामान्य मानवीय दृष्टिकोण, सामान्य मानव का जो नैतिक दृष्टिकोण था इनके प्रति बदला। जो अब तक घृणा के पात्र हुआ करते थे, अब वो सहानुभूति के पात्र होने लगे। और आप देखेंगे कि साहित्य में इसका प्रतिफलन हमें दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में हम देखें तो 1920 के आसपास सरस्वती पत्रिका में हीरा डोम की एक कविता छपती है। हीरा डोम भोजपुरी भाषा में एक कविता लिख रहे होते हैं। डोम जाति आप जानते हैं इनकी क्या इनका क्या कार्य होता है? मुर्दों को जलाना। सबसे निचले पायदान पर रखे जाने वाली जाति है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन छपती थी और पहली लिखित सामग्री हिंदी में दलितों के विषय में इनके द्वारा मिलती है। कविता बड़ी मार्मिक है। कहते हैं ना, असली कविता वही जो दिल को भेद जाए। कोई अलंकार नहीं, कोई भाषागत शिल्पगत वैविध्य नहीं, लेकिन जो कहने का जो वेधकता है, जो निश्चलता है। और ये कविता भोजपुरी में है और एकमात्र भोजपुरी की कविता है जो सरस्वती में छपी थी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, हीरा डोम की जो निश्चलता है, जो छल रहित तरीके से अपनी बात कहने की जो मार्मिकता है, वो कैसे है कि हमनी के रात दिन दुखवा भुगत बानी, हमनी के साहिब से बिनती सुनई भी, हमनी के दुखवा न भगवनौ देखताने, हमनी के कबले कलेसवा उठैबे। अब आप देखिए कि ये जो हीरा डोम की जो कविता है, उनकी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है। जो उन्होंने खुद अनुभव किया अपने जीवन में, वो अभिव्यक्त हो रहा है इस कविता में। तो क्या बदलाव आया? अब तक दलितों के बारे में दलितों ने कभी कुछ नहीं कहा। पहली बार एक दलित ने अपने दुखों को यहाँ पे उठाया। और जब इस तरीके से बातें आती हैं तो एक सामान्य दलितों के प्रति एक सामान्य मानव का जो नैतिक बोध है वह जागृत होता है। उसका कॉन्शियस जागृत होता है कि नहीं, इनको भी बराबरी का अधिकार है। और फिर इसी चेतना ने आगे चल करके दलित विमर्श को जन्म दिया। और दलित विमर्श के ढेर सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने भोगे गए यथार्थ को हमारे सामने लाया और बताया कि मानव होने के नाते हमें भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो उच्च वर्ग के लोगों को प्राप्त है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय, दया पवार, ज्योतिबा फुले, सब लोगों को अगर आप देखेंगे, अंबेडकर सबसे बड़े नाम है, अंबेडकर की वैचारिकी पे ही सब कुछ आधारित है। तो आप देखिए कि इनके द्वारा, दलित लोगों के द्वारा अपने भोगे गए यथार्थ को जब सामने लाया गया तो सामान्य जनता के जो नैतिक दृष्टिकोण है या जो नैतिक मूल्य है इनके संबंध में, वो बदलते हैं। और वो बदलाव इस तरह से लागू होता है कि अब सभी लोग मानने लगे हैं कि इनको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस बात को माना और आरक्षण की व्यवस्था दे करके उनको मुख्य धारा में बराबरी के अधिकार पर लाने की कोशिश की। तो अब आप इस तरीके से कुछ मूल्यों को लेकर के, मूल्यों में कुछ मूल्य आपने लिया और उन मूल्यों का एक ऐतिहासिक बदलाव प्रक्रिया विश्लेषित कर दिया। समाज बदला और समाज के साथ इन मूल्यों में कैसे कैसे बदलाव आया वो आपने दिखाया और साहित्य से उसको पुष्ट करते चले गए। स्पष्ट है आप लोगों को? अब उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। शायद हम उपसंहार, इसको भी आपको उतना ही समय देना है, ध्यान रखिएगा। 10%, 50 से 60 शब्द, 50 से 60 शब्दों में आपको बात खत्म करनी है। मैंने आपको कल बताया था कि आपका जो निबंध है वो हमेशा आशावादी होना चाहिए। लाख आपने बुराइयां अच्छाइयां बताई हो, लेकिन अंत उसका ऐसा हो कि परीक्षक झुझलाए ना, परीक्षक को एक उम्मीद दिखे। परीक्षक एक सामान्य मनोवृत्ति होती है जिसको कहते हैं ना, मतलब एक सामान्य मानव की मनोवृत्ति होती है कि अंत में वो
अच्छा देखना चाहता है, सुखांत देखना चाहता है। परीक्षक भी उस मनोवृत्ति से मुक्त नहीं होता है। तो आपको अपनी उपसंहार को इस तरीके से लिखना होगा ताकि परीक्षक यह महसूस कर पाए कि आपके विश्लेषण के बाद जो उपसंहार निकल रहा है वह अपनी तमाम तार्किक क्षमताओं के साथ आशावादी है। जैसे मैं अगर हूं तो इस तरीके से समाप्त करूंगा कि आधुनिक काल के समय में नैतिक मानदंडों में ढेर सारे बदलाव हुए हैं, ढेर सारे नैतिक मूल्य ध्वस्त हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह सत्य है कि कुछ ऐसे चिरंतन नैतिक मूल्य हैं जो तब भी उतने प्रासंगिक थे जब वो बने थे और आज भी उतने प्रासंगिक हैं, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं, वह एक दिशा निर्देश का काम करते हैं, क्योंकि वो शाश्वत हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे तात्कालिक नैतिक मूल्य जो बने हुए थे अपने समय को निर्देशित करने के लिए, लेकिन आज बदले हुए समय में उनकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, तो उन नैतिक मूल्यों को प्रतिस्थापित किया जाना जरूरी है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। प्रसाद ने भी कहा, मैंने कहा ना कि आप अगर शुरू और अंत एक कोटेशन से करते हैं तो बंध जाता है, तो अब मैं लास्ट में वो प्रसाद की पंक्तियां उद्धृत करूंगा कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। ये उनकी कामायनी की श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है। आप चाहे तो इस पूरी पंक्ति जो 4 पंक्ति हैं उनको आप राइट डाउन कर सकते हैं और अपनी कविता के अंत में, अपने इस निबंध के अंत में लिख सकते हैं। पूरी कविता इस तरह है, मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिटेंगे वे आकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। इतना कहने के साथ अपनी बात आप समाप्त कर दीजिए। तो स्पष्ट हो गया, हमने कल जिस तकनीकी पक्षों की, जिस सैद्धांतिकी की चर्चा की थी, आज इस निबंध के शीर्षक के द्वारा हमने उसका व्यावहारिक अनुप्रयोग किया, व्यवहार के तौर पे हमने देखा। और मुझे लगता है कि अब आप किसी भी निबंध को इस तरीके से डील करेंगे तो आपके पास ढेर सारे बिंदु, ढेर सारे मेथड इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उनको सिस्टमेटिक करना भी आप समझ जाएंगे। और आपके लिए ये लाभदायक हो और आने वाले सारे सेशन को आप ध्यान से देखें, बहुत ही लाभदायक होने वाला ये सेशन आपके लिए, और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।